दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। वे मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उन्होंने ही अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिस वंश में आगे चलकर अशोक महान जैसे महान शासक का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और पहलुओं के बारे में पूरा इतिहास विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इन्होंने महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने भारतवर्ष पर 24 वर्ष तक शासन किया था। चंद्रगुप्त को भारत के इतिहास का एक महान सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैठने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत पर धनानंद का शासन था। चाणक्य ने नंद वंश को खत्म करने का निश्चय लिया था। अपनी योजना के तहत चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम पंजाब पर कब्जा किया। उसका यवनों के विरुद्ध स्वातंत्र्य युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सांद्रोकोत्तस के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईस्वी पूर्व में आरंभ किया था, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईस्वी पूर्व या उसके बाद मिली, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिमी पंजाब के शासक क्षत्रप युद्धेमस ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त के यवन युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सफलता से उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम दुर्धरा था। इनसे उन्हें बिंदुसार नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। उनकी दूसरी पत्नी यूनान के प्रधानमंत्री की पुत्री हेलेना थी। इससे उन्हें जस्टिन नाम का पुत्र मिला। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत ही विशाल था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिमी में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों के शासक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को रिपोर्ट करते थे। राज्यपालों की मदद के लिए मंत्रिमंडल गठित किया जाता था। केंद्रीय और प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग बने हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसे अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार प्रांत की राजधानी है। इस राजधानी को सुदृढ़ सड़कों और चौड़े राजमार्गों द्वारा मौर्य साम्राज्य के अन्य राज्यों से जोड़ा गया था, ताकि सम्राट को शासन करने में कोई परेशानी न हो। मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासन व्यवस्था का पता मुख्य रूप से मेगस्थनीज के वर्णन और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होता है। राजा शासन के विभिन्न अंगों का विधान था। शासन के कार्यों में वह अथक रूप से व्यस्त रहता था। अर्थशास्त्र में राजा की दैनिक चर्या का आदर्श काल विभाजन दिया गया है। मेगस्थनीज के अनुसार राजा दिन में नहीं सोता था, वरना दिन भर न्याय और शासन के अन्य कार्यों के लिए दरबार में ही रहता था। मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों से ही ज्ञात होता है कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। राजा के शरीर की रक्षा अस्त्रधारी स्त्रियां करती थीं। मेगस्थनीज का कथन है कि राजा को निरंतर प्राणों का डर लगा रहता था, जिससे हर रात वह अपना सैन्य कक्ष बदलता था। राजा केवल युद्ध यात्रा, यज्ञ अनुष्ठान, न्याय और अखेट के लिए ही अपने प्रासाद से बाहर आते थे। शिकार के समय राजा का मार्ग रस्सियों से घिरा होता था, जिनको लांघने पर प्राण दंड मिलता था। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था थी।
कौटिल्य के अनुसार राजा को बहुमत मानना चाहिए और आवश्यक प्रश्नों पर उपस्थित मंत्रियों का विचार जानने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री परिषद की मंत्रणा को गुप्त रखने का विशेष ध्यान रखा जाता था। मेगस्थनीज ने 2 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है, मंत्री और सचिव। इनकी संख्या अधिक नहीं थी, किंतु ये बड़े महत्वपूर्ण थे और राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। अर्थशास्त्र में शासन के अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थों का उल्लेख है। मेगस्थनीज के अनुसार राजा की सेवा में गुप्तचरों की एक बड़ी सेना होती थी। ये अन्य कर्मचारियों पर बड़ी दृष्टि रखते थे और राजा को प्रत्येक बात की सूचना देते थे। अर्थशास्त्र में भी चरों की नियुक्ति और उनके कार्यों को विशेष महत्व दिया गया है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर शासन का वर्णन किया है, जो संभवतः किसी न किसी रूप में अन्य नगरों में भी प्रचलित रही होगी। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार की न्याय सभाओं का उल्लेख है और उनके कार्य विधि तथा अधिकार क्षेत्र का विस्तृत विवरण है। साधारण प्रकार धर्म स्थीय को दीवानी और कंटक शोधन को फौजदारी की अदालत कह सकते हैं। दंड विधान कठोर था। शिल्पियों का अंग भंग करने और जानबूझकर विक्रय पर राज कर न देने पर प्राण दंड का विधान था। विश्वासघात और व्यभिचार के लिए अंगच्छेद का दंड था। मेगस्थनीज ने राजा को भूमि का स्वामी कहा है। भूमि के स्वामी कृषक थे। राज्य की जो आय अपनी निजी भूमि से होती थी उसे सीता और शेष से प्राप्त भूमिगत का एक भाग कहते थे। अर्थशास्त्र का आदर्श है कि प्रजा के सुख और भलाई में ही राजा का सुख और भलाई है। अर्थशास्त्र में राजा के द्वारा अनेक प्रकार के जनहित कार्यों का निर्देश है, जैसे बेकारों के लिए काम की व्यवस्था करना, विधवाओं और अनाथों के पालन का प्रबंध करना, मजदूरी और मूल्य पर नियंत्रण रखना। मेगस्थनीज ऐसे अधिकारियों का उल्लेख करता है जो भूमि को नापते थे और सभी को सिंचाई के लिए नहरों के पानी का उचित भाग मिले, इसलिए नहरों और प्राणियों का निरीक्षण करते थे। सिंचाई की व्यवस्था के लिए चंद्रगुप्त ने विशेष प्रयत्न किया। इस बात का समर्थन रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से होता है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के सैन्य संगठन का भी विस्तार के साथ वर्णन किया है। चंद्रगुप्त की विशाल सेना में 6 लाख से भी अधिक सैनिक थे। सेना का प्रबंध युद्ध परिषद करती थी, जिसमें 5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। इनमें से 5 समितियां क्रमशः 9 पदाति, अश्वरथ और गज सेना के लिए थीं। एक समिति सेना के यातायात और आवश्यक युद्ध सामग्री के विभाग का प्रबंध देखती थी। मौर्य साम्राज्य में अखंड भारत। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिमी में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदू कुश तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा पूर्व में बंगाल तथा पश्चिमी में सौराष्ट्र तक था। साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट स्वयं था। शासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों से विभाजित कर दिया गया था। प्रांतों के शासक सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राज्यपालों की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग थे और सबके सब एक अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करते थे। साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेश सड़कों पर राजमार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने विस्तृत विवरण किया है। नगर के प्रशासनिक वृत्तांतों से हमें उस युग के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को समझने में अच्छी सहायता मिलती है। मौर्य शासन प्रबंध की प्रशंसा आधुनिक राजनीतिज्ञों ने भी की है, जिसका आधार कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं उसमें स्थापित की गई राज्य विषयक मान्यताएं हैं। चंद्रगुप्त के समय में शासन व्यवस्था के सूत्र अत्यंत सुदृढ़ थे। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राप्त की गई विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए थे।
उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन नंदा पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतका के साथ मिलकर धनानंद पर आक्रमण किया। 321 BC में कुसुमपुर में ये लड़ाई हुई, जो कई दिनों तक चलती आ रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई और उत्तर का ये सबसे मजबूत मौर्य साम्राज्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर अपना रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज्य फैलने लगे। विंध्य को डेक्कन से जोड़ने का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने सच कर दिखाया। दक्षिण का अधिकतर भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। 305 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहा। उस समय वहां सेल्यूकस निकेटर का राज्य था और सेल्यूसिड एम्पायर का संस्थापक था। वह अलेक्जेंडर का जनरल भी रह चुका था। पूर्वी एशिया का बहुत सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे। वे शांति से इस युद्ध का अंत करना चाहते थे। अंत में उन्होंने वहां के राजा से समझौता कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सारा साम्राज्य आ गया। इसी के साथ निकेटर ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। इसके बदले उसे 500 हाथियों की विशाल सेना भी मिली थी, जिसे वे आगे अपने युद्ध में उपयोग करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चारों तरफ मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया था। बस कलिंगा और तमिल इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। इन हिस्सों को बाद में उनके पोते अशोका ने अपने साम्राज्य में जोड़ दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म की ओर झुकाव। चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की तरफ तब हुआ जब वे लगभग 50 साल से अधिक उम्र के हो चुके थे। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की और वे जैन धर्म के नियमों का कड़वे रूप से पालन करने लगे। वे जैन धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा और व्रत एवं सदाचार आदि का कड़ाई से पालन करने लगे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 340 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहा जाता है कि उन्होंने संथरा नियम का पालन करते हुए खुद अपने प्राण त्याग दिए थे। संथरा एक प्रकार का जैन धर्म का व्रत होता है, जिसमें व्यक्ति तब तक कुछ खाया पिया नहीं जाता जब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने संथरा व्रत का पालन करते हुए कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने को मिल गया होगा। दोस्तों, इतिहास से जुड़े इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार।